नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए विदेश में अनर्गल बयान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को विदेश में बदनाम करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने लंदन में बीते दिनों कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी पर बीजेपी ने यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने विदेश जाकर भारत की छवि खराब की और विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करने के लिए उकसाया है। पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बनी है। भारत का विश्व में मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। भारत की जो बातें हैं वो गंभीरता से पूरा विश्व आज सुन रहा है और उसके अनुसार आगे भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशों की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाते हैं। निश्चित रूप से यह जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि विदेशी ताकतों के और कुछ लोगों के कहने के बावजूद भी भारत का लोकतंत्र हिल नहीं सकता। उसकी जड़ें मजबूत है, समृद्ध है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता करने का मौका हिंदुस्तान को मिला। इससे ज्यादा गौरव का क्या विषय हो सकता है। दुनिया के शीर्षस्थ देश जो G20 के तहत आते हैं और G20 के अंदर आने वाले अन्य राष्ट्रों की सब उत्तराखंड की धरती पर आएंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में G20 का जो ये नया और निर्माण एवं पूरी दुनिया में एक नई हलचल पैदा हुई है। निशान ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि जहां देश के विभिन्न स्थानों पर G20 की अन्य बैठकें होंगी, उत्तराखंड में भी 3 स्थानों पर G20 की बैठकें होंगी। उत्तराखंड के लोगों को पूरी दुनिया के लोगों का आतिथ्य करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर राज्य में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी सरकार ने 6 दिन के सत्र को 4 दिन में ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचकर सदन को 4 दिन में ही समेट दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि यदि सत्र ऐसे ही सरकार समेटती रहेगी तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। के विकास, उसकी सड़कें, उसकी गेस्ट हाउस, उसकी सरकारी बंगले, इन सब चीजों से हमारी तुलना होती है कि वहां का टूरिज्म, वहां का हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर कितना फल फूल रहा है, और वहीं हम पड़ोस में रहते हुए भौगोलिक क्षमताएं हमारी होते हुए उसके बावजूद भी हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। कारण है क्योंकि वहां के राजनेताओं को अपने प्रदेश का और प्रदेशवासियों का के हित की चिंता है। वहां सत्र 20 से 22 दिन चलता है। संविधान के हिसाब से भी सत्र मिनिमम 1 वर्ष में 60 दिन का होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड का एवरेज सत्र जो है सालाना आता है 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन। कि किस चीज की घेराबंदी कर रहे हैं? वो तो सदन चले ही नहीं देते हैं। उनकी तो इच्छा ही नहीं होती वो चलाए ना, वो सदन चलाए। वो कहाँ चलाने देते? वो अल्लाह के अलावा कुछ रहा ही नहीं। वो सड़क पर है तो वो अल्लाह, वहां है तो वो अल्लाह। बल्कि एक कदम आगे जाकर के ऐसे व्यवहार, ये सदन है, ये पूरा चेहरा है, पूरे ये लोकतंत्र है सब भारत का। और भारत जैसे लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। वो कहाँ चाह रहे हैं? उन्होंने चाह होता, हमारे गवर्नमेंट तो तैयार है, लेकिन जब उनकी चाह ही नहीं है तो क्या करेगा दूसरा।
तो पिछले एक वर्ष से दायित्व पाने की आस और बांधने भाजपा नेताओं को जल्द तोहफा मिलने जा रहा है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं को सरकारी विभागों में अहम दायित्व सौंपने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ दिनों में दायित्व का वितरण हो जाएगा। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया है कि विषय प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने किसी बात को अगर कहा है, मुख्यमंत्री उस बात को लागू करेंगे। जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्रतीक्षा में है कि सरकार अपनी बनी है तो कुछ काम करने का उनका भी अवसर और मौका मिलेगा। सुरेश जोशी ने बताया कि मुझे भी उम्मीद है कि जल्द ही यह सभी कार्यकर्ताओं को मौका और अवसर मिलेगा। तौर पर देखिए कि ये विषय जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी बात को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है और जो भी कार्यकर्ता लंबे समय से इस प्रतीक्षा में है कि सरकार अपनी बनी है तो कुछ काम करने का उनको भी अवसर और मौका मिलेगा, तो मुझे भी आशा उम्मीद है कि जल्दी ये सभी कार्यकर्ताओं को मौका अवसर मिलेगा। देश को धरती पर भारत विरोधी बयान दिए जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने किच्चा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक पुतले को आगे के हवाले किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी देश की बदनामी करने का काम कर रहे हैं, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राहुल गांधी ने बयान दिया है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, केंद्र सरकार न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से देश की जनता में भारी रोष है, जिसको लेकर भाजपाइयों ने राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा। अभी राहुल गांधी जी लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। उन्होंने वहां पर जाकर हमारे देश की जो लोकतंत्र की हमारा खतरे में है लोकतंत्र, इस बात को लेकर उन्होंने वहां पर कई तरीके की बातें की। न्यायपालिका हमारी खतरे में है, उनपे प्रेशर दिया जाता है, प्रेस पर हमारा प्रेशर दिया जाता है। अरे उनको ये सोचना चाहिए, हमारे देश की और हमारे देश के गौरव को ये विदेशों में जाके गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मोदी जी इसके विपक्ष में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का मान बढ़े, पर लेकिन ये देश का मान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई बात कहनी है, कम से कम बैठ के यहां कहें, जिससे कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद विधायक सुमित हृदेश हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदेश ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ पक्षपात किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। सरकार ने 70,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें विकास के लिए केवल 10.5% ही रखा गया। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के विकास के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, विधानसभा के बजट सत्र को सरकार ने मोदीमय कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग और केंद्र में बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि नाटू नाटू को जो ऑस्कर भी मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला, तो इसलिए ये तो दिखावे की बातें हैं। आपके राज्य का कर्ज उस स्तर पे पहुंच गया है, आय के स्रोत लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अधिकृत राजस्व जैसे हमारी गौला नदी से मिलता है, उस गौला नदी को समाप्त करने का प्रयास करा जा रहा है। समतलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार, भय का वातावरण पूरे प्रदेश में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो रही हैं। लगातार ऐसा लगा कि पीठ पक्षपात कर रहा है राज्य सरकार के साथ मिलकर। सत्र लंबा ना चले, विपक्ष के विधायक सवाल ज्यादा ना पूछे, ऐसा मुझे लग रहा था। प्रायोजित ये था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आगामी केदारनाथ यात्रा के लिए धाम में राहुल पुजारी और यात्रा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 5 फ्रीकेटेड हट का निर्माण कराया जा रहा है। एक हट में 4 से 6 लोगों के रहने की व्यवस्था है। बता दें कि आईटीबीपी के जवानों को मंदिर के पास दिए गए 2 कमरों में पिछले कुछ सालों से रावल और पुजारी रहते हैं, लेकिन इस बार वह कमरे समिति के पास नहीं है। वही मामले पर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि प्री फैब्रिकेटेड हट बनने से आवास की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही प्रवचन हॉल में भी अधिकारी कर्मचारी के रहने का इंतजाम किया जाएगा।
में मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और पुनर्निर्माण के कार्यों के मद्देनजर वहां पर जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, अन्य जो होटल्स हैं, लॉड्स हैं, उनको वहां पर से ध्वस्तीकरण करके और नए सिरे से वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। इस दौरान में मंदिर समिति के भी कई वहां पर जो गेस्ट हाउसेज हैं या अन्य बिल्डिंग्स हैं वो भी उसमें पुनर्निर्माण में उसमें उनका पुनर्निर्माण होना है, तो उनको हटाया जाना है। तो इस क्योंकि हमारे वहां पर यात्रा सीजन में अभी बड़ी संख्या में जो स्टाफ होता है, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, पुजारी होते हैं, वेद पाठी होते हैं, ये तमाम लोग वहां पर सीजन के दौरान में बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती रहती है। बीजेपी के नामित पार्षद ऋषिकांत गुप्ता ने अपनी ही पार्टी के मेयर अनीता ममकाई के इंटर के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया। इस मामले में उन्होंने एक वादा भी कोर्ट में दाखिल किया है। कोर्ट ने कई धाराओं के तहत मेयर और सर्टिफिकेट जारी रखने वाले स्कूल के प्रधानाचार्य नियंबक सेमवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 अप्रैल 2023 को तलब किया। इस संबंध में ऋषिकांत गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेयर ने अगर नगर निकाय चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को फर्जी सर्टिफिकेट की जानकारी देकर गुमराह किया, इसलिए चुनाव आयोग को उन्होंने शिकायत कर मेयर को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर मेयर अनीता ममकई ने भी प्रेस वार्ता कर ऋषिकांत गुप्ता पर पलटवार किया। कहा कि लगातार शहर में हो रहे विकास कार्यों की बौखलाहट से उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव फिर से नजदीक है। वो शैक्षिक योग्यता को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगी। जिस प्रकार से निरंतर विकास के कार्य ऋषिकेश नगर निगम में हो रहे हैं, ये उन विकास कार्यों की बौखलाहट है। और कहते हैं कि जब कोई किसी को दौड़ के नहीं हरा सकता है, उसकी बराबरी करके नहीं हरा सकता है, तो उस पर झूठे आरोप लगा के हराने का या उसे पीछे करने का प्रयास करता है। लेकिन मैं उन लोगों को स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ कि मैं ना तो इन षड्यंत्रों से झुकने वाली हूँ, ना रुकने वाली हूँ, ना थकने वाली हूँ। निर्वाचन आयोग को बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से प्राप्त प्रमाण पत्र की, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता के विषय में जो पत्र मिला कि उक्त प्रमाण पत्र जो है फर्जी है, उसके बाद मेरे द्वारा जो है निर्वाचन आयोग में एक शिकायती पत्र, जनहितार्थ एक शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें मेरे द्वारा आग्रह ये किया गया कि ये निर्वाचन जो है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। माननीय मेयर साहिबा को कोर्ट ने धारा लिखा है, उन्होंने आदेश में अपने अभियुक्ता श्रीमती अनीता ममगाई को धारा 177, 181, 465, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथा त्र्यंबक सेमवाल जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं को धारा 120B भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बजरिए सम्मन दिनांक 21/4/2023 के लिए न्यायालय में आउट किया गया। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकित हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को पहली बार कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर लगाए गए आरोपों को बताया गया, जिन पर आगामी 28 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं तीनों आरोपी में से 2 आरोपी की कोर्ट में बेल याचिका की खारिज कर दी गई थी और एक अन्य आरोपी पर जमानत कोर्ट के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा दिखाई दिया। और इस बीच इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। हंगामा काटने को लेकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोटद्वार कोतवाली लाया गया। इस मौके पर कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात है। इस दौरान आरोपियों के वकील अमित सजवान ने बताया कि एसआईटी द्वारा अभियुक्तों पर चार्जशीट तय की जाएगी, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायालय विधिवत अभियुक्तों व गवाहों की सुनवाई की जाएगी। और न्यायालय ने उन्हें आरोप पढ़ करके सुनाए कि ये आपके ऊपर आरोप है। उनको बताया गया कि इन धाराओं के अंतर्गत आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा और ये चीज बताने के बाद उन गवाही के लिए तारीख तय कर दी, अगली तारीख अब 28 मार्च को इसमें सुनवाई होगी। चार्ज बनना था, न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने थे, तीनों को इसीलिए कोर्ट में पेश किया गया था और तीनों के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने 302, 201 और 354 छेड़छाड़ और देह व्यापार अधिनियम के तहत 7 आरोपित किए। उन्होंने उनके इसमें से अंकित और भास्कर के खिलाफ 354 नहीं लगी, बाकी सबके खिलाफ सभी धाराएं लगी।
बागेश्वर में गुरुद्वारे देर शाम मिले 4 शवों के मामले में एसपी बागेश्वर ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया। ये सब कार्रवाई मृतका बालिका अंजलि की सुसाइड नोट मिलने के बाद की गई। 12 पेज के सुसाइड नोट में अंजलि ने काफी कुछ बताया। उसने घर में राशन न होने के साथ ही पिता ने जिन लोगों से रुपए लिए थे उनके द्वारा बार बार परेशान करने के साथ पुलिस पर भी सहयोग न करने के बारे में लिखा, जिस पर एसपी ने कोतवाल को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी है। नोट पढ़ने में उसमें एक दो चीजें और भी लिखी हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि लोकल पुलिस का उनको सहयोग जो है नहीं मिला जब लोगों ने जो है पैसे मांग रहे थे, तो जिसके चलते जो है एसएचओ को मैंने लाइन हाजिर कर दिया है आज। और इसको जो लड़की है वो 7th क्लास में ही है, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव से वो सुसाइड नोट लिखा है। तो उसने बोला है कि पुलिस का आना बार बार हमारे यहाँ पर, तो उसको वो तरीके से हरासमेंट की तरह लग रहा था। तो वो चीजें भी उसने सुसाइड नोट में लिखी हैं। और अब उन सब चीजों का जो है देख के गहनता से कि उसमें क्या हमारी तरफ से कोई लापरवाही रही या उनको ऐसा लगा कि पुलिस और बाकी लोग जो है आके हमें परेशान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें विवेचना में आएंगी और वो सब चीजों की हम जांच करेंगे। क्योंकि सेंसिटिव मैटर है तो उस तरीके से हमें पहले ही हमने वो कर दिया। खबर अल्मोड़ा से है। जहां चेकिंग के दौरान 35 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। तस्कर बिना नंबर प्लेट की कार से अवैध शराब की तस्करी कर रहा था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। हमारी अल्मोड़ा थाना पुलिस और एसओजी टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम चौसली के पास एक वाहन से 35 पेटी शराब बरामद की गई, जिसमें एक अभियुक्त रवि आर्या को गिरफ्तार किया गया है। विकासनगर अंतर्गत त्यूणी थाना पुलिस ने अवैध तस्करी के आरोप में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जहां से आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय के अनुसार त्यूणी थाना क्षेत्र के हाटकोटी मोटर मार्ग के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को नेपाली युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर आरोपी के बैग से छिपाकर ले जा रही अवैध चरस बरामद हुआ, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें एसएसपी सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में ये सफलता मिली है। थानाध्यक्ष त्यूनी को, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। कल ये गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि कहां से ये लेके आया था और कहां ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं की ओर से दुग्ध उत्पादकों को सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना में 9 करोड़ 71 लाख की धनराशि स्वीकृत की। वहीं दुधारू पशु क्रय के लिए 56 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने व नेशनल प्रोग्राम डेयरी विकास योजना अंतर्गत 7 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसको लेकर नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा व प्रबंध कमेटी सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया। नवरात्रा पर गाय का ह्यूमनाइज्ड दूध व बड़े पैक में घी विपणन का निर्णय दुग्ध संघ प्रबंधन की ओर से लिया गया। नैनीताल दुग्ध संघ के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल जनपद को विभिन्न योजनाओं में कुल 10 करोड़ 27 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिससे नैनीताल जनपद के 30,000 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। गतिविधियों को आप सबके
माध्यम से आम उत्पादकों और उपभोक्ताओं तक और सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का हमने प्रयास करा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि नैनीताल दुग्ध संघ देश में नंबर 1 के साथ साथ अग्रणी दुग्ध संघ बनने जा रहा है। और जिसका प्रतिफल यह है कि हमारे निवेदन पर हमारे दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बोगड़ा जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक विशेष आशीर्वाद हमारे 52,000 दुग्ध उत्पादक परिवारों को मिला है कि अभी तक जिस प्रोत्साहन राशि के लिए हमको 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने हमारे उत्पादकों को इंतजार करना पड़ता था, तो पहली बार हमारी जनप्रिय सरकार ने 31 मार्च 2023 तक का पूरा पैसा हमको अवमुक्त कर दिया है परसों। और उसमें जिसमें पूरे प्रदेश के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित हुई है, उसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां प्रदेश के लिए 15 करोड़ जारी हुआ, उसमें से 10 करोड़ रुपए केवल नैनीताल दुग्ध संघ के 29,000 दुग्ध उत्पादकों के लिए जारी हुआ है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और दूसरे में 50% अनुदान। तो उद्यान निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजो के अथक प्रयासों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान चौबटिया को डच गवर्नमेंट के सहयोग से एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किए जाने को नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा उद्यान का भ्रमण किया गया। इस संबंध में शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। राजकीय उद्यान चौबटिया ने नीदरलैंड से आए वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय काश्तकारों एवं व्यक्तिगत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके सुझाव लिए। राजकीय उद्यान चौबटिया को उत्कृष्टता के केंद्र रूप में विकसित किए जाने के उद्यान एवं क्षेत्रीय काश्तकारों को लाभ मिलेगा। रामगढ़ से आए उद्यान पंडित विक्रम सिंह ने कहा कि चौबटिया उद्यान में एक्सीलेंस सेंटर खुलने से काश्तकारों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिल पाएगी और उत्तम किस्म के पौधे उपलब्ध होंगे। विभिन्न प्रजातियों तथा चौबटिया उद्यान में गिफ्टिंग द्वारा तैयार किए जा रहे सेब, खुबानी, चेरी, आड़ू, नाशपाती आदि फलों की नवीनतम पौधों की जानकारी दी जाएगी। उद्यान अधिकारी सतीश कुमार शर्मा, प्रधान सहायक नारायण सिंह, मोहन सिंह रौतेला, कैलाश पुजारी, गोपाल सिंह बिस, भुवन चंद्र आर्य सहित कई काश्तकार मौजूद रहे। किसानों को प्रशिक्षण के लिए इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर एक प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें हमारे सभी किसानों को यहां प्रशिक्षित किया जा सकेगा। तो 950 साल पुराना सावन शेर दरगाह इतिहास दरगाह में सेवादार शहजाद अहमद ने बताया कि मदीना शरीफ से 72 वली आए थे जिनका सर दिल्ली में शहीद हो गया था और वो यहां तक बिना सर के ही चलकर आए। यहां आने के बाद जब इन्होंने किसी व्यक्ति से पानी मांगा तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपका तो सिर ही नहीं है तो पानी कैसे पिएंगे, जिसके तुरंत बाद पीर बाबा शाह मंसूर दुनिया से पर्दा ले गए। सेवादार मोहम्मद शहजाद ने बताया कि उसके बाद जिसको भी नजर आते हैं तो शेर के साथ ही नजर आते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि एक शेर यहां पर अपनी हाजिरी देने शाम के वक्त अक्सर आता है। दरगाह में एक ऐसा तांबे का घड़ा है जिसका तेल कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही वहां पर मान्यता है कि इस तेल को लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। दरगाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां पर आने वाले जायरीन जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। ये रिक्शा वाले हमारे हैं, इन्होंने बताया कि बिना सिर के सर कोई ऐसे आएगा तो इंसान डरेगा कि भगवान मानेगा। ये बताइए, यहाँ सुकून मिला है? सुकून तो अच्छा मिला है। प्रसाद में क्या क्या चला है जी? मन्नत अपने मांगे हैं वो बताया नहीं जाता है, पूरा होगा इंशाल्लाह फिर आऊंगा। बताया जाता है कि जो यहाँ पर आने वाले मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। जी सुना तो मैंने ऐसे ही है। तो आप पहली मरतबा आए? जी हमने पहली मरतबा आए और उम्मीद है कि हमारा पूरा होगा। का इतिहास ये है, इस सरकार जो आए थे मदीने से आए थे 72 वली और 72 वली इमाम साहब किलकिली साहब इनके साथ आए थे और आने के बाद में वहीं सर इनका दिल्ली में शहीद हो गया। आप बिना सर के लड़ते चले आए और यहाँ पर आगे किसी शख्स से पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे सर तो है ही नहीं तो आप यहीं पर्दा कर जाए। तो इनकी करामात ये है कि जब भी किसी को नजर आए तो शेर की साथ में नजर आए, शेर की साथ में नजर आए और इनकी सवारी ही अल्लाह वाला ही देख सकता है, कोई और नहीं देख सकता। कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ? करीब बहुत लोग आते तो काफी लोग हैं, अगर इसमें करीब
मेले में तो आ जाते हैं 5-4 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। उत्तराखंड के सोमेश्वर में करीब 70 साल से विलुप्त उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिली है, जिससे यह जीव जंतुओं में रुचि रखने वाले लोगों और स्थानीय लोगों में कौतूहल का विषय है। यह गिलहरी तारों में फंसी हुई थी, जहां स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे उतारा गया, जिसके बाद वह गिलहरी उड़ गई। वहीं हरिद्वार में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। अब हम अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ के साथ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी जी को और हमारे आयोजन के सचिव डॉक्टर संजय गुप्ता जी को, वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण के साथ पुष्पगुच्छ के साथ स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान करें। प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी, डॉक्टर संजय गुप्ता। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।